Good morning, my dear students and faculty members who are watching this channel and this video. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. On behalf of Geology Department and on behalf of Lohia College, Churu, first of all, I welcome to all of you in this session. In today's session, I will deliver my talk on development of eye or morphogenesis of eye और organogenesis of eye. जैसा कि आपको पता है, जोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा समय समय पर विभिन्न विषयों पे व्याख्यानमालाएं आयोजित की जाती है। आज एम्ब्रियोलॉजी की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आँखों का परिवर्तन कैसे होता है, इस पे मैं अपना लेक्चर डिलीवर करूँगा। अब आँखों की स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है क्यों बॉडी का ये छोटा सा ऑर्गन है, लेकिन स्ट्रक्चर इसकी बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि इसमें आप ऊपर से देखो तो इसमें आँखों की पलकें हैं, अंदर इसकी हिस्टोलॉजी देखो तो सबसे बार इसमें स्क्लेरोइड होती है, उसके नीचे कॉरोइड होती है, उसके नीचे रेटिना होती है, बीच के अंदर इसके अंदर लेंस है वो डेवलप होता है, और ऑप्टिक नर्व है जो ब्रेन के द्वारा कम्युनिकेट रहती है। अब एक रेटिना में कितनी श्लाका कोशिकाएं हैं, कितनी शंकु कोशिकाएं हैं, कैसे उनका डेवलपमेंट होता है, कैसे ये इमेज की प्रोसेसिंग करते हैं, कैसे ये इमेज को एनालिसिस करते हैं। तो जिस तरह इनकी स्ट्रक्चर टिपिकल है, उसी तरह इसका डेवलपमेंट भी टिपिकल है। क्योंकि आपको जैसे स्टार्टिंग में एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का टॉपिक जैसे मैंने डिलीवर किया था, तो उसमें बताया था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं को प्रेरित करती है किसी ऑर्गन की फॉर्मेशंस के लिए। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं स्टिमुलेट करती है वो तो एक तरह से इंड्यूसर सेल्स हैं, और इनके जो केमिकल जिन कोशिकाओं पे जाके काम करते हैं उनको रेस्पॉन्सिव सेल के नाम से जाना जाता है। और ये संपूर्ण परिघटना एम्ब्रियोनिक इंडक्शन या इवोकेशन के नाम से जानी जाती है। अब इस इंडक्शन के लेवल भी कई हो सकते हैं। प्राइमरी लेवल का इंडक्शन हो सकता है, सेकेंडरी लेवल का इंडक्शन हो सकता है, टर्सरी लेवल का इंडक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर आई डेवलपमेंट के दौरान इंडक्शन के हाईएस्ट लेवल जो होते हैं, प्रेरण के जो अधिकतम स्तर है, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आई डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो की तीन जो लेयर्स है वो मेनली इसमें पार्टिसिपेट करती है। एक तो इसके अंदर भ्रूण की एक्टोडर्म या गैस्ट्रुला की एक्टोडर्म, जिसको अपन सरफेस एक्टोडर्म का नाम दे सकते हैं या सिंपली एक्टोडर्म का नाम दे सकते हैं। तो एक तो गैस्ट्रुला की जो एक्टोडर्म है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा न्यूरल ट्यूब की जो एक्टोडर्म है, इसको मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ न्यूरो एक्टोडर्म। तो न्यूरल ट्यूब की जो एक्टोडर्म है वो भी इसके डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा मीजोडर्म की जो लेयर्स होती है, क्योंकि आँखों के साथ ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों तरह की मांसपेशियाँ इसमें अटैच है। तो आँखों की वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स, इन दोनों की फॉर्मेशन इस मीजोडर्म के द्वारा होती है। अब इनसे कौन कौन सी रचनाएं बनेगी, तो यहाँ पर सरफेस की जो एक्टोडर्म है, इससे तो बनती है आँखों की पलकें यानी आई लिड्स। इसके अलावा आँखों में जो लेंस होता है, उसके लेंस की फॉर्मेशन भी इस सरफेस एक्टोडर्म के द्वारा होती है। न्यूरो एक्टोडर्म जो है यानी न्यूरल ट्यूब की जो एक्टोडर्म है, इससे बनती है ऑप्टिक कप। इसके अलावा रेटिना, इसके अलावा ऑप्टिक नर्व, इन सभी की फॉर्मेशन इस न्यूरो एक्टोडर्म के द्वारा होगी। और मीजोडर्म जो होती है, इससे मैंने आपको बताया कि आँखों से रिलेटेड जो मांसपेशियाँ हैं ऑप्टिक मसल्स, इन सभी मांसपेशियों की फॉर्मेशन इस मीजोडर्म के द्वारा होगी। अब इन मांसपेशियों में
ऐच्छिक पेशियां भी है, वॉलंटरी मसल्स भी हैं, इनवॉलंटरी मसल्स भी है। वॉलंटरी मसल है वो 6 तरह की होती है और आँखों की मूवमेंट के लिए वो उत्तरदायी है। इन मूवमेंट के द्वारा आप आँखों को आप दाईं तरफ कर सकते हो, बाईं तरफ कर सकते हो, आँखों को ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो। आँखों को आप चाहो तो इस तरह एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो, चाहो तो इनको क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। तो 6 तरह की ऐच्छिक मांसपेशियाँ इस आँखों के साथ अटैच रहती है। इसके अलावा आइरिस जो होती है, प्यूपिल का जो डायमीटर कम और ज़्यादा होना, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये अनैच्छिक प्रक्रिया है। इसके अंदर जो मसल इन्वॉल्व है वो सर्कुलर मसल्स होती है, रेडियल मसल्स होती है और दोनों मसल्स एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करती है। तो कई बार आपने देखा होगा जब आप दिन में सिनेमा हॉल के अंदर एंटर करते हैं तो आपको कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता है, 1-2 मिनट तक, बाद में आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। उस केस में क्या होगा, प्यूपिल का डायमीटर चौड़ा हो जाता है। इसी तरह दिन में पिक्चर देखने के बाद में सिनेमा हॉल से जब सब बाहर आते हो, बाहर तेज़ धूप होती है, उसमें प्यूपिल का डायमीटर है वो संकरा हो जाता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है उन सब में इन मांसपेशियों का रोल है। तो आँखों के डेवलपमेंट में सरफेस एक्टोडर्म काम में आएगी, यानी गैस्ट्रोला की एक्टोडर्म। इसके अलावा न्यूरल ट्यूब की एक्टोडर्म, जिसको न्यूरो एक्टोडर्म का मैंने नाम दिया है, और मीजोडर्म। इन सभी के कंट्रीब्यूशन से, सभी के कोलैबोरेटिव एक्शन से, इंडक्टिव एक्शन से, कॉम्पिटेंस के द्वारा सभी तरह की इसमें मैकेनिज्म है वो संपादित होती है। तो यहाँ पर ऑर्गेनोजेनेसिस भी होता है, मॉर्फोजेनेसिस भी होता है, हिस्टोजेनेसिस भी होता है, डिफ्रेंशिएशन भी होता है, प्रेरण की घटना भी यहाँ पर होती है, कॉम्पिटेंस की परिघटना भी यहाँ पर होती है। और डिटेल में और जाएँ तो आजकल हर चैप्टर है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर आ गया है, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ आई, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, अब किस ऑर्गन के लिए कौन से जीन्स उत्तरदायी है। तो हर चैप्टर में आजकल जीन्स का इन्वॉल्वमेंट भी है कि ऑप्टिक का बनाना है तो कौन सा जीन एक्टिव होगा, लेंस बनना है तो कौन सा जीन एक्टिव होगा। तो जितने भी आजकल जो चैप्टर्स हैं, जितनी भी ऑर्गन फॉर्मेशन है वो सारी मॉलिक्यूलर लेवल पे कंट्रोल होती है। लेकिन ये चैप्टर चूँकि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हिसाब से मैं डील कर रहा हूँ, तो इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि डेवलपमेंट हार्ड है, चैप्टर भी हार्ड है, इतना हार्ड तो नहीं है, लेकिन इसको सिंपली वे में एक्सप्लेन करूँगा और आपके समझ में आ जाएगा, ऐसी मुझे अपेक्षा है, ऐसी मुझे आशा है। अब आँखों का जो डेवलपमेंट होगा इसको मैं 5 स्टेप में या 5 हेडिंग्स में जैसे मैं कवर करूँगा। सबसे फर्स्ट जो हेडिंग होगा इसमें, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिक कप एंड ऑप्टिक वेसिकल। तो सबसे पहले इसके अंदर ऑप्टिक कप बनती है और ऑप्टिक वेसिकल्स बनती है। डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिक कप एंड ऑप्टिक वेसिकल। इसके बाद में इस ऑप्टिक कप का डिफरेंशिएशन होता है कि ऑप्टिक कप में जो लेयर्स है, इन लेयर्स के अंदर डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएशन के दौरान इनकी लेयर्स में हिस्टोजेनेसिस का प्रोसेस है वो भी संपादित होता है। तो सेकंड जो एस्पेक्ट होगा इसमें, दैट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ ऑप्टिक कप। इसके बाद में थर्ड एस्पेक्ट में कवर करूंगा इसमें, डेवलपमेंट ऑफ लेंस। आँखों में लेंस का डेवलपमेंट कैसे होता है, लेंस डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेप है, कौन कौन सी सेल इसमें पार्टिसिपेट करती है, और लेंस के डेवलपमेंट के बाद में इसमें जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स है, आँखों से संबंधित जो सहायक जो रचनाएं हैं वो एस्पेक्ट इसमें आएगा। डेवलपमेंट ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स में जैसे स्क्लेरोइड हो गया, कोरोइड हो गया, मांसपेशियाँ हो गई, और लास्ट में जो इसमें चेंजिंग आती है वो होती है इसमें पोजिशनल चेंजिंग।
क्योंकि आँखों की स्टार्टिंग में जो पोजीशन है वो 180 डिग्री पे होती है, क्योंकि ब्रेन से इसकी फॉर्मेशन हो रही है। अब गेस्टला के बाद में न्यूरुला जब बनता है तो इसमें डॉर्सल सरफेस में न्यूरल ट्यूब बनती है, और न्यूरल ट्यूब का आगे वाला भाग वो ब्रेन में कन्वर्ट होता है, पीछे वाला जो भाग है वो स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होता है। तो स्टार्टिंग में जो आंखें बनती है वो एकदम 180 डिग्री पे है। इसका आधे एंगल धीरे धीरे कम होता जाएगा। अपने ह्यूमन के एम्ब्रियो में देखें तो एम्ब्रियो में जो आंखें होती है वो स्टार्टिंग में साइड में होती है, यानी एक सीध में है 180 डिग्री पे। अब धीरे धीरे इसके अंदर फिर पोजिशनल शिफ्टिंग होती है और वर्तमान में आप देख रहे हो आंखों का एंगल ये है। तो आप अपनी आंखों से इतने एंगल तक आप देख सकते हो। तो ये मोटा मोटी 5 पार्ट में इस चैप्टर को मैं डिवाइड करूँगा, इस चैप्टर को मैं आपसे शेयर करूँगा। फर्स्ट पार्ट है इसमें डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिक कप एंड ऑप्टिक वेसिकल। इसको मैं सीक्वेंस में फिगर के द्वारा, फिगर जैसे मैंने बना रखे हैं। अब इसमें वाइट कलर में जो लेयर्स हैं ये ब्रेन की लेयर है, इसको न्यूरो एक्टोडर्म बोल सकते हैं अपन। दिस इज न्यूरो एक्टोडर्म। और ये जो रेड कलर में जो मैंने दिखाई है ये है सरफेस एक्टोडर्म। हालांकि है दोनों एक्टोडर्म ही, लेकिन ये सरफेस की एक्टोडर्म है और इधर ये ब्रेन की एक्टोडर्म है जिसको न्यूरल एक्टोडर्म का नाम दिया है। अब इसमें क्या होगा, न्यूरल ट्यूब के जिस पार्ट में आंखें बनेगी वहाँ पर क्या होगा, एक छोटा सा उभार बनता है, एक प्रोट्यूबरेंस, और इस प्रोट्यूबरेंस को ऑप्टिक वेसिकल के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ पर आंखें डेवलप हो रही है उस डेवलपमेंटिंग एरिया में उसके अंदर ये छोटा सा प्रोट्यूबरेंस बनता है और इस प्रोट्यूबरेट एरिया को ऑप्टिक वेसिकल्स के नाम से जाना जाता है। इस ऑप्टिक वेसिकल के ऊपर ये सरफेस एक्टोडर्म प्रेजेंट है। अब और आगे क्या होगा, अब ये जो ऑप्टिक वेसिकल्स हैं ये क्या होगी, मोटी हो जाएगी, इट बिकम्स थिकर, और इसके ऊपर जो सरफेस एक्टोडर्म है उसके अंदर लेंस प्लेकोड का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये लेंस प्लेकोड की जो फॉर्मेशन है ये एक्चुअल में इंडक्शन के कारण हो रही है, यानी ये जो न्यूरो एक्टोडर्म है, ये न्यूरो एक्टोडर्म इस सरफेस एक्टोडर्म को सिग्नल प्रेषित कर रही है कि आपको लेंस की फॉर्मेशन करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला एम्ब्रियोनिक इंडक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, और इससे पहले एम्ब्रियोनिक इंडक्शन इस न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन के स्टार्ट हो गया है, क्योंकि न्यूरल ट्यूब के नीचे नोटोकॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड के नीचे नोटोकॉर्ड होती है, और नोटोकॉर्ड से जो सिग्नल निकलते हैं उस सिग्नल के द्वारा ब्रेन की फॉर्मेशन होती है। अब ब्रेन की साइड वाल है उससे आंखों की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्टिक वेसिकल है ये यहाँ पर इंडक्टर मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट करता है, और इन इंडक्टर मॉलिक्यूल के कारण ये जो सरफेस की जो एक्टोडर्म है इसमें लेंस प्लेकोड का निर्माण होता है, और लेंस प्लेकोड जब बनेगा यहाँ पर सेल्स का एग्रीगेशन हो जाएगा। अब इसमें आप देख रहे हो ऑप्टिक वेसिकल यहाँ पर सिंगल लेयर्ड था, पतला था, अब यहाँ पर ये मोटा हो गया है। अब इस ऑप्टिक वेसिकल्स में क्या होगा, इन्वेजिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इसके अंदर इन्वेजिनेशन हो रहा है। अब ये इन्वेजिनेशन जब होगा तब इसमें एक ये छिछली कैविटी बन जाती है, सैलो कैविटी बन जाती है, और यही कैविटी आगे चलकर ऑप्टिक कप में कन्वर्ट होती है। तो इस ऑप्टिक वेसिकल एरिया के अंदर इन्वेजिनेशन के द्वारा ऑप्टिक कैविटी बनेगी। अब आगे और चलेंगे तो इसके अंदर इन्वेजिनेशन हो जाएगा, और यहाँ पर ये इस तरह की आप देख रहे हो ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स बन रही है। अब ये वाली जो लेयर है ये तो आगे चलकर आउटर लेयर में कन्वर्ट होगी, इट इज आउटर लेयर, और ये वाली जो है ये आगे चलकर इनर लेयर में कन्वर्ट होगी। इस तरह ऑप्टिक कप जो होता है ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और ये लेयर कैसी होती है, जैसे मान लीजिए एक गुब्बारा हो जैसे हवा से भरा हुआ,
और उस गुब्बारे में आप हाथ से यूँ प्रेशर से आप पंच करो तो आप देखोगे गुब्बारा इन्वेजिनेट हो जाता है, गुब्बारा अंदर से दब जाता है। ये स्ट्रक्चर ठीक उसी तरह की है। तो इसका इन्वेजिनेशन होगा तो इसके अंदर डबल लेयर बन जाएगी, आउटर लेयर इनर लेयर। इसलिए ऑप्टिक कप है ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसी तरह की रचना वोमन कैप्सूल में होती है, किडनी की जो नेफ्रॉन्स हैं। तो नेफ्रॉन्स में भी देखो अपने वोमन कैप्सूल है वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, बाहर वाली पैराइटल लेयर, भीतर वाली विसरल लेयर। यहाँ पर इसको आउटर लेयर बोलेंगे या इसको इनर लेयर बोलेंगे। अब लेंस प्लेकोड में आप देख रहे हो, लेंस प्लेकोड में यहाँ पर कोशिकाएं कम थी, लेंस प्लेकोड और मोटा हो गया है। अब इसके अंदर लेंस वेसाइकल्स बनता है। ये लेंस वेसाइकल इस सरफेस एक्टोडर्म से डिटैच होकर सेपरेट हो जाता है और सेपरेट होने के बाद में यही स्ट्रक्चर आगे चलकर लेंस में कन्वर्ट होगी। हालांकि इसमें और भी चेंजिंग आएगी, इसकी और डिटेल में डेवलपमेंट ऑफ लेंस कैसे होता है उसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा। अब इस इन्वेजिनेशंस के कारण अब इसमें आप देख रहे हो ये डबल लेयर स्ट्रक्चर बन गई, आउटर लेयर इनर लेयर। अब इसमें आउटर लेयर में क्या होगा, हाँ भीतर की तरफ लेयर है ये तो सेंसोरी लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, संवेदी परत में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इन कोशिकाओं से आगे चलकर रॉड्स और कॉन्स जो होती है वो बनेंगे। और इसका ये जो होल्ड फास्ट है ये ऑप्टिक स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आँख जो होती है वो ब्रेन से एक छोटे डंठल के समान रचना से कन्वर्ट रहती है, डंठल नुमा रचना के द्वारा जुड़ी रहती है, जिसको ऑप्टिक स्टॉक बोलता है। जैसे आपने स्कोलियोडोन का डिसेक्शन किया होगा कभी, और उसके अंदर आई बॉल जैसे रिमूव करते हैं अपन, तो आंखों की आईलिड को जैसे हटाओगे तो उस आंखों के नीचे एक वाइट कलर का एक वृंत है वो जुड़ा रहता है, जिसको ऑप्टिक स्टॉक बोलते हैं। उसके साथ ऑप्टिक नर्व भी जुड़ी रहती है, पैथेटिक नर्व भी जुड़ी रहती है। तो ये ऑप्टिक वेसाइकल और ऑप्टिक कप जो होगा ये कप के समान रचना में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें डबल लेयर बन जाएगी, आउटर लेयर इनर लेयर। अब इस ऑप्टिक कप की आउटर लेयर और इनर लेयर में आगे चलकर इसमें फिर डिफरेंशिएशन होता है, जो इसका सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट इसका हो गया डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिक कप एंड ऑप्टिक वेसाइकल। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस ऑप्टिक कप की जो सेल्स हैं इनके अंदर फिर विभेदन की प्रक्रिया होती है, डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया होती है। और डिफरेंशिएशन में आप जानते हो कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन होता है, फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन होता है, बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन होता है, जीन लेवल पे डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा उसके अंदर अलग तरह की स्पेशल लेयर्स बनेगी और ये लेयर्स आगे चलकर आंखों के कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होती है। तो इस फर्स्ट स्टेप को एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं बहुत ही ब्रीफ में। ये ब्रेन की एक्टोडर्म, जिसको न्यूरो एक्टोडर्म बोलेंगे, ये सरफेस एक्टोडर्म। ब्रेन एक्टोडर्म में प्रोट्यूबरेंस के द्वारा ऑप्टिक वेसाइकल्स बनती है, ऑप्टिक वेसाइकल्स मोटी होती है और ये सरफेस एक्टोडर्म को इंडक्टर सिग्नल भी यहाँ पर प्रेषित करती है, जिससे यहाँ पर लेंस प्लेकोड का निर्माण होता है। अब इस ऑप्टिक वेसाइकल में इन्वेजिनेशन होगा और छोटे कप के समान रचना बनेगी। जो जो इन्वेजिनेशन हो जाएगा ये सैलो कैविटी जो होती है बन जाती है और ये डबल लेयर्ड कप जो होता है वो बन जाता है। तो ऑप्टिक वेसाइकल है वो ऑप्टिक कप में के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब ये इसके अंदर आउटर लेयर, ये इसकी इनर लेयर और ये इसका जो स्टॉक है इसको ऑप्टिक स्टॉक बोलेंगे। और लेंस प्लेकोड जो होता है वो फिर डेवलप होने बाद में इस सरफेस एक्टोडर्म से सेपरेट हो जाएगा और ये आगे चलकर लेंस में कन्वर्ट होता है। अब ये सरफेस एक्टोडर्म, ये लेंस, ये ऑप्टिक कप। अब ऑप्टिक कप में विभेदन कैसे होगा, डिफरेंशिएशन कैसे होगा, वो इसकी सेकंड स्टेप है। हाँ, अब ऑप्टिक कप और ऑप्टिक वेसाइकल्स के बनने के पश्चात इसकी जो सेकंड स्टेप है जिसके अंदर ऑप्टिक कप का डिफरेंशिएशन होता है। और ऑप्टिक कप ये जैसे पहले वाले डायग्राम की आगे की स्टेज जैसे दिखाई है, ये ऑप्टिक कप है पूरा, ये इसकी आउटर लेयर हो गई, ये इसकी इनर लेयर हो गई। अब इसमें क्या होगा, ऑप्टिक कप में सेलुलर डिफरेंशिएशन होता है
इसका एक तरह से हिस्टोजेनेसिस होता है, ये मान के चलिए, एक तरह से डिफ्रेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर सबसे बाहर जो सेल्स की लेयर्स बनेगी ये तो कहलाती है पार्स सीका रेटिनी, पार्स सीका रेटिनी। और भीतर वाली जो लेयर्स जो कि इनर कप की इनर लेयर को टच कर रही है ये कहलाती है पार्स ऑप्टिक रेटिनी। अब इसमें पार्स सीका रेटिनी जो है ये लेयर अपेक्षाकृत पतली होती है, पार्स ऑप्टिक रेटिनी जो है ये अपेक्षाकृत मोटी होती है। अब लेंस का डेवलपमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और ये ऑप्टिक कप जो होता है ये पूरे इस आंखों के लेंस को चारों तरफ से घेर लेता है। पहले लेंस आपने देखा इस सरफेस एक्टोडर्म के जस्ट नीचे था, लेंस प्लेकोड बना, लेंस वेसाइकल्स बना, ये फिर इससे सेपरेट हो गया है और ये भीतर की तरफ धकेल दिया गया। अब ये पूरा लेंस इस डबल लेयर्ड ऑप्टिक कप के द्वारा क्या है आवृत हो चुका है, घिर चुका है। अब इसमें क्या होगा, पार्स ऑप्टिक रेटिना के अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा, पार्स सीका रेटिना के अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा और इस डिफ्रेंशिएशन के द्वारा एक्चुअल में हिस्टोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। क्योंकि अब सारी जो परिघटनाएं चल रही है वो सेल के अंदर चल रही है, सेल के अंदरूनी हिस्सों में चल रही है, तो इन दोनों लेयर के अंदर हिस्टोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। अब सबसे पहला जो हिस्टोजेनेसिस का प्रोसेस है ये पार्स ऑप्टिक रेटिना के अंदर होता है। और पार्स ऑप्टिक रेटिना में क्या होगा, इस पार्स ऑप्टिक रेटिना के अंदर डिवीजन होता है और इस डिवीजन के कारण दो तरह की लेयर्स इसमें बन जाएगी। एक तो आउटर न्यूरोब्लास्टिक लेयर यानी सबसे बाहर की तरफ आउटर न्यूरोब्लास्टिक लेयर, और सेकेंड लेयर जो बनती है ये कहलाती है इनर न्यूरोब्लास्टिक लेयर। तो पार्स ऑप्टिक रेटिना जो थी ये डबल लेयर के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, पार्स आउटर न्यूरोब्लास्टिक लेयर और भीतरी इनर न्यूरोब्लास्टिक लेयर। अब इन दोनों के बीच में एक पतली बेसमेंट मेम्ब्रेन्स और पाई जाती है। अब आउटर न्यूरोब्लास्टिक लेयर जो होती है इससे आगे चलकर रेटिना की स्लाका और शंकु कोशिकाएं जो होती है वो बनती हैं रॉड्स एंड कॉन है। क्योंकि रेटिना की यदि आपको हिस्टोलॉजी याद हो तो उसमें कम से कम 10 अलग अलग तरह की लेयर्स पाई जाती है। सबसे ऊपर उसमें रॉड्स एंड कॉन होती है, स्लाका और शंकु, जिसके अंदर रोडोप्सिन और आइडोप्सिन पिगमेंट होता है। इसके नीचे फिर बाइपोलर सेल्स होती है, बाइपोलर सेल की जो डेंड्राइट होती है वो रॉड्स और कॉन्स के एक्सोन के साथ सिनप्स बनाती है। इसी तरह बाइपोलर लेयर की जो एक्सोन होती है वो उसके नीचे गैंग्लियन लेयर होती है, उसके साथ सिनप्स बनाती है। तो रेटिना में दो तरह के सिनप्स बनते हैं, एक तो आउटर सिनप्स रॉड और बाइपोलर सेल्स के बीच में, और सेकंड सिनप्स जो बनता है वो बाइपोलर सेल्स और गैंग्लियन सेल्स के बीच में। तो इसमें आउटर लेयर जो होती है ये स्लाका और शंकु कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसके अलावा इसकी कुछ सेल भीतर की तरफ माइग्रेट करती है और उनके माइग्रेट करने से गैंग्लियोनिक लेयर जो होती है उसकी फॉर्मेशन होती है। जबकि इनर जो लेयर है, इनर न्यूरोब्लास्टिक लेयर, इससे आगे चलकर बाइपोलर नर्व सेल जो होती है रेटिना की उसकी फॉर्मेशन होगी। तो रेटिना की तीनों तरह की सेल्स कौन कौन सी, सबसे ऊपर स्लाका और शंकु कोशिकाएं, रॉड एंड कॉन लेयर्स, इसके नीचे बाइपोलर लेयर, इसके नीचे गैंग्लियन लेयर। तो यहाँ पर रॉड एंड कॉन्स का निर्माण आउटर न्यूरोब्लास्टिक लेयर से होता है, बाइपोलर लेयर का निर्माण इनर न्यूरोब्लास्टिक लेयर से होता है, और इसके नीचे जो गैंग्लियन लेयर होती है उसका निर्माण इस आउटर न्यूरोब्लास्ट की कुछ सेल नीचे की तरफ माइग्रेट कर जाती है उनके द्वारा होता है। अब इस पार्स ऑप्टिका रेटिना का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इस डिफ्रेंशिएशन के बाद में फिर सेकंड डिफ्रेंशिएशन होता है पार्स सीका रेटिनी का। और पार्स सीका जो रेटिनी है इससे दो तरह के डिमार्केशन होंगे, दो तरह की रचनाएं इससे बनेगी। इसमें एक रचना तो बनती है पार्स सीलियरिस रेटिनी, पार्स सीलियरिस रेटिनी, और सेकंड स्ट्रक्चर जो इससे बनती है
वो है पार्स इरिडिका रेटिनी, पार्स इरिडिका रेटिनी। तो यहाँ पर पार्स सी का जो रेटिनी है इसमें दो तरह का डिमार्केशन हो जाएगा, दो तरह की सेलुलर लेयर्स में ये विभेदित हो जाएगी, पार्स सीलियरिस रेटिनी और पार्स इरिडिका रेटिनी। अब पार्स सीलियरिस रेटिनी और पार्स इरिडिका रेटिनी, इन दोनों से अलग अलग तरह की रचनाएं बनती है। अब यहाँ पर इसमें नाम से स्पष्ट है सीलियरिस, इसमें आँखों की जो सीलियरी बॉडी होती है उसकी फॉर्मेशन इससे होगी, सीलियरी बॉडी के साथ जो मांसपेशियाँ अटैच होती है उसकी फॉर्मेशन इससे होगी। और यहाँ पर इरिडिका मीन्स आइरिस, तो आँखों की जो आइरिस होती है उसकी फॉर्मेशन और आइरिस की जो मांसपेशियाँ हैं उसका निर्माण इसके द्वारा होगा। तो यहाँ पर पार्स सीलियरिस रेटिना जो है इससे तो बनती है एक तो सीलियरी बॉडी और सीलियरी बॉडी से जुड़ी हुई मांसपेशियाँ, मसल्स एसोसिएटेड विथ सीलियरी बॉडी। इसी तरह पार्स इरिडिका रेटिनी जो होती है इससे आगे चलकर बनती है एक तो आँखों की आइरिस और आइरिस से जुड़ी हुई मांसपेशियाँ। आइरिस जो होती है उसमें एक तो सर्कुलर मसल्स होती है, एक उसमें रेडियल मसल्स होती है। तो सर्कुलर मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है प्यूपिल का डायमीटर कम हो जाता है, रेडियल मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाता है। तो ये लाइट की एक्टिविटी के दौरान, लाइट के एक्शंस के दौरान, किस तरह की लाइट के आप संपर्क में आ रहे हो उस दौरान इसके अंदर ये मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर ये जो आइरिस के साथ जो जुड़ी मांसपेशियाँ हैं ये सारी एनर्जिक प्रकार की होती है, इनवॉलंटरी प्रकार की होती है, जबकि सीलियरी बॉडी से जो रिलेटेड मांसपेशियाँ हैं ये जनरली ऐच्छिक प्रकार की होती है, वॉलंटरी प्रकार की होती है। तो यहाँ पर जो प्यूपिल का डायमीटर जो है, प्यूपिल का डायमीटर कम होना, ज़्यादा होना, ये इन मांसपेशियों के कोलैबोरेशंस के द्वारा संपन्न होता है। अब ऑप्टिक वेसाइकल्स का डेवलपमेंट हो गया, ऑप्टिक कप के सेल्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसके बाद में फिर क्या होता है, लेंस फॉर्मेशन होता है। हालांकि लेंस फॉर्मेशन की स्टेप मैंने साथ साथ में दिखाई है, पहले वाली फिगर में भी आपने देखा कि सरफेस की जो एक्टोडर्म थी उससे लेंस ब्लैकआउट बना है, उसके बाद लेंस वेसाइकल्स बना, लेंस वेसाइकल फिर सेपरेट हो गया और उसके बाद में ये फिर भीतर की तरफ इनपुशिंग होता जाता है। अब इस लेंस के अंदर भीतर की तरफ क्या चेंजिंग आती है, तो लेंस की भी एक तरह से हिस्टोजेनेसिस है, लेंस में भी एक तरह का डिफ्रेंशिएशन है। तो इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप, दैट इज डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ लेंस। हाँ, अब इसमें थर्ड स्टेप जो होती है वो है लेंस का डेवलपमेंट। लेंस कैसे बनता है, तो पहले के फिगर में आपने देखा कि सरफेस एक्टोडर्म जो थी उस एक्टोडर्म से सबसे पहले लेंस ब्लैकआउट बनता है। उस लेंस ब्लैकआउट की फॉर्मेशन न्यूरल एक्टोडर्म से इंडक्शन प्रोसेस के कारण होती है और ये लेंस ब्लैकआउट धीरे धीरे लेंस वेसाइकल्स में कन्वर्ट होता है और वो सरफेस एक्टोडर्म से फिर डिटैच होकर भीतर की तरफ आ जाता है और ऑप्टिक कप के द्वारा वो चार तरफ से साउंड हो जाता है। अब इस लेंस के अंदर भीतर क्या चेंजिंग होती है, यानी हिस्टोजेनेसिस क्या होती है, वो इस डायग्राम के द्वारा मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये सबसे इनिशियल स्टेज है इस लेंस कैप्सूल्स की। तो इसमें आप देख रहे हो ये सिंगल एपिथेलियल लेयर के द्वारा ढका हुआ है, इसको बोलेंगे लेंस एपिथेलियम, और अंदर से ये खोखला है। ये इस लेंस का ये मान लीजिए एंटीरियर पार्ट है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। अब आगे क्या होगा, इस लेंस का जो पोस्टीरियर पार्ट है इसकी कोशिकाएं स्तंभाकार हो जाती है, कॉलमनर हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कोशिकाएं यहाँ पर तो स्फेरिकल टाइप की थी, अब ये कोशिकाएं इलोंगेटेड हो गई है, कॉलमनर प्रकार की हो गई है और इसका न्यूक्लियस जो होता है वो आगे की तरफ होता है। धीरे धीरे आगे जो जो डेवलपमेंट होगा इसके केंद्रक भी डीजनरेट हो जाता है। अभी तक इसकी जो शेप और साइज है वो स्फेरिकल है, गोलाकार है, और आगे चलेंगे
ये जो कॉलमनर सेल्स हैं ये और डेवलप करके इस एंटीरियर पार्ट की जो एपिथेलियल सेल्स हैं इनके कांटेक्ट में आ जाती है और ये फाइबर्स यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। तो ये एंटीरियर लेंस एपिथेलियम है, ये पोस्टीरियर लेंस एपिथेलियम है और पोस्टीरियर लेंस एपिथेलियम की सेल है वो कॉलमनर हो चुकी है, फाइब्रस टाइप की हो चुकी है। अब क्या होगा कि ये जो सेल जो मैंने येलो कलर में दिखाई है ये सेल कॉम्पैक्ट होके एक तरह की ओपेक टाइप की, एक तरह की एलिप्सोइडल प्रकार की ये रचना बनाती है। ये लेंस के जो फिलामेंट हैं ये कहलाते हैं प्राइमरी लेंस फाइबर्स और इस प्राइमरी लेंस फाइबर के चारों तरफ छोटे छोटे सराउंडिंग जो फिलामेंट हैं ये कहलाते हैं सेकेंडरी लेंस फाइबर। तो प्राइमरी लेंस फाइबर सराउंडेड बाई सेकेंडरी लेंस फाइबर और इनका जो जॉइंटिंग रीजन जो होता है जहाँ पर एपिथेलियम और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन या विषुवतरेखीय रीजन, क्योंकि ये तो इसका इंटीरियर पार्ट हो गया, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट हो गया और इसका ये जो इक्वेशनल पार्ट है ये इक्वेटोरियल रीजन और लास्ट में फाइनल पोजीशन इसकी ये होती है। अब इसके अंदर आप देख रहे हो एंटीरियर लेंस एपिथेलियम एजिट है जैसे कि पहले थी और लेंस जो होता है वो एकदम ओपेक प्रकार का हो जाता है, क्रिस्टलाइन प्रकार का हो जाता है। इसके अंदर ये प्राइमरी लेंस फाइबर्स प्रेजेंट है, लेंस खोखला नहीं है, इसके अंदर ये लेंस फाइबर्स से प्रेजेंट है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और ये सेकेंडरी लेंस फाइबर है, सराउंडेड है। अब ये इंटायर कैप्सूल की फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुकी है। अब ये जो लेंस जो होता है ये सीलियरी बॉडी के द्वारा क्या होता है, मसल्स के द्वारा कांटेक्ट में रहता है। तो सीलियर बॉडी की मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो लेंस भी क्या होगा, लेंस जैसे बाई कॉन्वेक्स टाइप का है तो उसकी जो डायमीटर है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा लाइट का ट्रांसमिशन कैसे है, आप लाइट में देख रहे हो, अंधेरे देख रहे हो, उसी के हिसाब से इस लेंस में भी अकोमोडेशन की जो क्षमता होती है, समंजन की क्षमता जो होती है वो पाई जाती है। तो कई बार आप देखते हो सूर्योदय सनसेट जैसे हो रहा है, अंधेरा होने जा रहा है और उसमें आप मान लीजिए पढ़ रहे हो और अक्सर मान लीजिए छोटी 8 फॉन्ट साइज के हैं उसमें आप आंखों पे जोर डाल के पढ़ने की कोशिश करते हो। तो लेंस के अंदर, इस लेंस में क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिड नहीं है, ये लेंस दृढ़ नहीं है, इसमें इलास्टिसिटी है, इसकी आकार और आकृति जो होती है वो मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन से वो चेंजिंग हो सकती है। तो ये एक शॉर्ट में इसका लेंस का डेवलपमेंट। अब इसके बाद में इसकी आंखों से संबंधित जो एसेसरी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसकी 4th स्टेप में आएगी और एसेसरी स्टेप में जैसे स्क्लेरॉइड का डेवलपमेंट कैसे होता है, कॉरोइड का डेवलपमेंट कैसे होता है, एंटीरियर चैम्बर का डेवलपमेंट कैसे होता है, पोस्टीरियर चैम्बर का डेवलपमेंट कैसे होता है, एक्वस ह्यूमर कैसे बनता है, विट्रस ह्यूमर कैसे बनता है। तो इसकी जो चौथी जो स्टेप है, लास्ट जो चौथी जो स्टेप है दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एसेसरी स्ट्रक्चर्स। हाँ, अब इसमें ऑप्टिक कप का डेवलपमेंट हो चुका है, ऑप्टिक कप का डिफरेंशिएशन हो चुका है, लेंस का डेवलपमेंट हो चुका है, लेंस का डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब इसके अलावा बची जो रचनाएं हैं जिनको एसेसरी स्ट्रक्चर के रूप में अपन काउंट कर सकते हैं, तो इन शेष बची जो रचनाएं हैं इसकी फॉर्मेशन होगी और इसके अंदर मेन जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर जैसे स्क्लेरॉइड और कॉरोइड। तो स्क्लेरॉइड और कॉरोइड का डेवलपमेंट होगा। इसके बाद में विट्रस चैम्बर का डेवलपमेंट होगा या डिफरेंशिएशन होगा। विट्रस चैम्बर और इसके बाद में फिर कॉर्निया जो है आंखों की उसका परिवर्धन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। और कॉर्निया के बाद में आंखों की जो पलकें हैं, आईलिड्स, इसका डेवलपमेंट होता है। ये सभी सहायक रचनाओं के रूप में काउंट होती है। तो ऑप्टिक कप, ऑप्टिक वेसाइकल का डेवलपमेंट,
डिफ्रेंशिएशन हो गया, लेंस का डेवलपमेंट, लेंस का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब उसके बाद में ये 4 एसेसरी स्ट्रक्चर है आँखों की, स्क्लेरॉइड और कॉरोइड, विट्रस चैम्बर, इसके बाद में कॉर्निया, इसके बाद में आईलिड्स। अब इसमें जो स्क्लेरॉइड और कॉरोइड जो होती है, इसकी फॉर्मेशन होती है मीजेनकाइम कोशिकाओं के द्वारा। तो स्क्लेरॉइड एंड कॉरोइड आर फॉर्म्ड बाय मीजेनकाइम सेल्स। अब ये जो मीजेनकाइम कोशिकाएं होती है, ये आउटर लेयर के रूप में होती है, इनर लेयर के रूप में होती है। तो इन मीजेनकाइम कोशिकाओं की 2 लेयर है यहाँ पर, एक तो आउटर लेयर, एक इसमें होती है इनर लेयर। तो मीजेनकाइम की जो आउटर लेयर जो होती है, इससे तो आगे चलकर बनेगी स्क्लेरॉइड या स्क्लेरा। और स्क्लेरॉइड जो होती है ये आँखों की प्रोटेक्टिव लेयर है, आँखों की सबसे बाहरी लेयर है। और इनर लेयर जो होती है, इससे बनती है ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क। इट मीन्स इन कोशिकाओं में रक्त केशिकाओं का जाल है और इन्हीं ब्लड कैपिलरीज के कारण है आँखों के अंदर पिगमेंटेशन होता है। तो कॉरोइड शब्द जहाँ भी आता है, इसका मतलब वहाँ पर ब्लड की सप्लाई है या ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। जैसे ब्रेन में भी 2 तरह के कॉरोइड आते हैं, एंटीरियर कॉरोइड प्लेक्सस, पोस्टीरियर कॉरोइड प्लेक्सस। तो स्क्लेरॉइड और कॉरोइड की फॉर्मेशन मीजेनकाइम कोशिकाओं से होगी। और मीजेनकाइम सेल जो है ये 2 सेपरेशन के रूप में, 2 लेयर के रूप में प्रेजेंट हैं, आउटर लेयर के रूप में और इनर लेयर के रूप में। आउटर लेयर जो है इससे स्क्लेरॉइड बनेगी और इनर लेयर के द्वारा ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क जो होता है। इसमें कॉरोइड शब्द इसीलिए आया है, इसलिए जैसे खरगोश की आँखों वगैरह हम देखा होगा, पिगमेंटेशन है वो अजीब तरह का दिखता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई मैक्सिमम होती है। अब इस स्क्लेरॉइड कॉरोइड से जुड़ी जो मांसपेशियाँ जो होती है, उन मांसपेशियों की फॉर्मेशन 3 मायोटोम्स के द्वारा डेवलप होती है। तो आँखों के डेवलपमेंट के दौरान इसमें 3 तरह के मायोटोम्स इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें एक तो होता है प्री मैंडिबुलर मायोटोम। हाँ, एक इसमें होता है मैंडिबुलर मायोटोम। और तीसरा इसमें होता है हायोइड मायोटोम। अब ये जो मायोटोम है ये आगे चलकर मांसपेशियां बनाएंगे। तो आई बाल के रोटेशंस के लिए, आंखों की मूवमेंट के लिए 6 तरह की मांसपेशियां, आई मसल जो है इसके साथ अटैच रहती है। अब इसमें 4 मांसपेशियां जो है वो तो बनती है प्री मैंडिबुलर मायोटोम के द्वारा। एक मसल्स बनती है मैंडिबुलर मायोटोम के द्वारा और एक मसल्स बनती है हायोइड मायोटोम के द्वारा। अब मैंडिबुलर मायोटोम से जो मांसपेशियां बनेगी, उन मांसपेशियों में मुख्य रूप से होती है एक तो सुपीरियर रेक्टस। सेकंड मसल होती है इसमें इंफीरियर रेक्टस। तीसरी जो मसल्स बनती है वो होती है इंटरनल रेक्टस। और चौथी मसल होती है इसमें इंफीरियर ऑब्लिक। तो 4 तरह की मांसपेशियां इन प्री मैंडिबुलर मायोटोम्स के द्वारा बनेगी। और मैंडिबुलर मायोटोम जो होता है
इससे बनती है सुपीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक। और तीसरा जो हाइड मायोटोम जो है, इससे बनती है एक्सटर्नल मसल्स या एक्सटर्नल रेक्टस। और ये सारी मसल जो हैं ये पेयर के रूप में है, एंटागोनिस्ट हैं, जैसे सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, इंटरनल रेक्टस, एक्सटर्नल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक। अब इन मांसपेशियों के द्वारा आप आँख को चाहो तो लेफ्ट राइट रोटेट कर सकते हो बिना सिर को हिलाए। अपन चाहे तो सिर को भी हिला सकते हैं, लेकिन सिर नहीं हिलाए तो आप आँखों को लेफ्ट साइड में राइट साइड में देख सकते हो। इन आँखों से आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, नीचे की तरफ देख सकते हो। इन आँखों को आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज रूप से रोटेट कर सकते हो, चाहे तो इनको आप क्लॉकवाइज रूप से रोटेट कर सकते हो। तो ये जो मसल्स हैं ये इच्छिक टाइप की मांसपेशियाँ हैं, एक तरह की कंकाली मांसपेशियाँ हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, और ये वॉलंटरी मसल्स हैं। और इन्हीं मोमेंट के द्वारा आँखों के अंदर जो अलग अलग डायरेक्शन मोमेंट होती है वो संपादित होती है। तो ये सबसे पहले इसमें स्क्लेरोइड और कोरोइड की जैसे फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसके बाद है विट्रस चैम्बर। अब विट्रस चैम्बर क्या होता है? आँखों में लेंस और उसके पीछे रेटिना, इनके बीच में जो खाली स्पेस है वो खाली स्पेस विट्रस चैम्बर कहलाता है। और इस विट्रस चैम्बर में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको बोलते हैं विट्रस ट्यूमर। और विट्रस ट्यूमर जो है वो लाइफ में एक बार ही बनता है। एक्वस ट्यूमर है उसकी तो रिसाइकलिंग चलती रहती है, और आँखों के अंदर इनकी अमाउंट भी फिक्स होती है। और आँखों इस फ्लूइड के प्रेशर के कारण आँखों के अंदर जो इंट्राओक्युलर जो प्रेशर जो है वो बनता है। और इंट्राओक्युलर प्रेशर कम ज़्यादा हो उस केस में कई बार अपने आँखों से पानी टपकने लग जाता है, आँखों से फ्लूइड का सिक्रेशन होने लग जाता है, जो आगे चलकर ग्लूकोमा जो डिजीज़ होती है, मोतियाबिंद जो डिजीज़ होती है, उस तरह की बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आँखों के लेंस और रेटिना के बीच का जो खाली स्पेस है जिसकी साइज़ बड़ी होती है और उसके अंदर जो तरल भरा हुआ है उस तरल को विट्रस चैम्बर के नाम से जाना जाएगा, और इसमें जो फ्लूइड है उसको विट्रस ट्यूमर के नाम से जाना जाएगा। अब इसके बाद में फिर कॉर्निया। और कॉर्निया है ये सबसे बाहर का पारदर्शी आवरण है, यानी स्क्लेरोइड है वो तो पीछे का पार्ट है और कोरोइड के साथ एकदम टाइटली पैक्ड है। अब स्क्लेरोइड का आगे वाला जो भाग आँखों को जो एकदम ढका हुआ है ये पारदर्शी है, और ये पारदर्शी भाग जो होता है ये कॉर्निया कहलाता है। तो कॉर्निया है ये ट्रांसपेरेंट रीजन है, और इसी के द्वारा लाइट की इसके अंदर क्या है एंट्री होती है। अब कॉर्निया और लेंस के बीच में जो खाली जो स्पेस है उसके अंदर जो तरल भरा रहता है उसको एक्वस ट्यूमर के नाम से जाना जाएगा। तो आँखों के अंदर दो तरह का ट्रांससेलुलर फ्लूइड है, लेंस के आगे एक्वस ट्यूमर, लेंस के पीछे विट्रस ट्यूमर। अब आँखों की जो पलकें होती है आईलिड्स, आँखों की पलकों की फॉर्मेशन सरफेस एक्टोडर्म से होती है। तो आँखों की पलकें बन जाएगी। अपने ह्यूमन के यदि एम्ब्रियो देखें, अबॉर्शन के एम्ब्रियो, तो उसमें आप देखते हो 3-4 महीने में पूरी आँख है वो पलकों के द्वारा ढकी है और बीच में से एक हल्की सी खाँच है, पलकें सेपरेट नहीं है। लेकिन बच्चा जब गर्भ में 6 महीने का हो जाएगा, 7 महीने का हो जाएगा, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये सेपरेट होती है और बच्चे की आँखें हैं वो फिर धीरे धीरे खुलती है। तो आँखों की पलकों का जो निर्माण है, ये पलकों का निर्माण सरफेस की जो एक्टोडर्म है उसके द्वारा होता है। और सबसे लास्ट में फिर आँखों की जो पोजीशन है वो चेंज होगी। तो अभी जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जो आँखें हैं वो साइड में बन रही है, इसलिए उनका एंगल जो होता है स्टार्टिंग में ये एंगल होता है 180 डिग्री, और इसके बाद में ये एंगल हो जाएगा 160 डिग्री। सबसे पहले 180 डिग्री, इसके बाद में आंखों का एंगल ही हो जाता है 160 डिग्री, और 160 डिग्री के बाद में ये एंगल हो जाता है 160 डिग्री, और लास्ट में ये इनकी एंगल हो जाता है 71 डिग्री। और बाकी की जो आँखों की जो पोर्शन है ये एनिमल टू एनिमल डिपेंड करेगी। जैसे टेडपोलारों में आँखों की पोर्शन अलग तरह की होती है,
मेंढक में पोजीशन अलग अलग तरह की होती है। क्रॉ के अंदर देखा होगा, क्रॉ के अंदर जैसे लेटरल पोजीशन है, अपने ह्यूमन के अंदर जैसे एंटीरियर पोजीशन है, और दोनों आँखों के बीच में जो इंटरवेल है ये इंटरवेल भी करेक्टरिस्टिक्स होता है। और ह्यूमन के अंदर अब इवोल्यूशन चल रहा है, मानव की छठी नस्ल है वो ऑस्ट्रेलिया में बनने जा रही है, तो उनके अंदर क्या होगा, आँखों के बीच में जो गैप है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अभी तो आपकी बाइनोकुलर विजन है, और धीरे धीरे जब आँखों के बीच में जब गैप कम हो जाएगा तो आप केवल एक ही डायरेक्शंस में आप देख सकोगे। अभी तो अपन क्या है, लेफ्ट साइड में देख लेते हैं, राइट साइड में देख लेते हैं, ये इतना जो एंगल है इस एंगल तक आपकी आंखों का विजन है। लेकिन आंखों के बीच में जब एंगल कम हो जाएगा तब आपको गर्दन घुमा के देखना पड़ेगा। तो ये जो लास्ट चेंजिंग जो होती है ये एंगल की शिफ्टिंग होती है, एंगल का एडजस्टमेंट होता है। और एंगल की जो शिफ्टिंग है ये अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होती है, और ये जाति विशिष्ट है। और कई बार ये एंगल प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उस केस में फिर कई बार देखा होगा बाडी आंखें होती हैं कुछ बच्चों की। अब हालांकि वो आई मसल्स की वजह से होती है, उनका ऑपरेशन होता है, लेकिन फिर भी एंगल के जरा सी 1 डिग्री का भी जरा सा मिस्टेक रह गया तो आंखों की जो बायलेटरल सिमेट्री है देखने की वो टोटल चेंज हो जाती है। और ऐसे बच्चों को फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, या फिर पर्टिकुलर जो लेंस होते हैं उनको काम में लेना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की आजकल हेल्दी डाइट नहीं है, हेल्दी न्यूट्रिशंस नहीं है। उसके कारण आंखों के लेंस की जो इलास्टिसिटी है, ओपेकनेस है उनके अंदर भी ड्रेस्टिक चेंजेज आ रहे हैं, और इनको फिर सिलिंड्रिकल लेंस के चश्मों के द्वारा इनको यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो एज बढ़ती है लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है, लेंस की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और बाद में फिर लेंसों का ट्रांसप्लांटेशन होता है, और इसके अंदर मायोपिया जैसे हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और उसके हिसाब से फिर चश्मे जैसे होते हैं। तो ओल्ड यंग एज में जो होते हैं उन बच्चों को कॉनकेव टाइप का लेंस, अवतल लेंस जो होते हैं वो चश्मे पहनते हैं। ओल्ड एज में निकट दृष्टि ये जो कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं उस तरह के लेंस पड़ते हैं। तो ये एक नट सेल में डेवलपमेंट ऑफ आई। तो आई का डेवलपमेंट है, बहुत ही कॉम्पैक्ट प्रोसेस है, बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है, और यहाँ पर इंडक्शन के सारे लेवल जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और आंखों के डेवलपमेंट में सरफेस एक्टोडर्म है वो पार्टिसिपेट करती है, यानी गैस्ट्रा की सबसे बाहरी लेयर, और ब्रेन की सबसे बाहर की लेयर जिसको न्यूरो एक्टोडर्म बोलते हैं वो पार्टिसिपेट करती है, और मेसोडर्म पार्टिसिपेट करती है। सरफेस की जो एक्टोडर्म होगी उससे आंखों की पलकें बनेगी, आंखों का लेंस बनेगा। न्यूरो एक्टोडर्म जो होती है उससे रेटिना बनती है, और मेसोडर्म जो होती है उससे स्क्लेरोइड बनती है, कॉरोइड बनती है, आंखों की जितनी भी ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियाँ हैं वो बनती है। और सबसे पहले ऑप्टिक कप, ऑप्टिक वेसिकल्स का डेवलपमेंट होगा, फिर ऑप्टिक कप का डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद लेंस का डेवलपमेंट होगा, लेंस का डिफरेंशिएशन होगा, और उसके बाद में ये सहायक जो रचना है ये बनेगी। हालांकि ये साथ साथ में बनती रहती है, लेकिन इसको मैंने लास्ट में हेडिंग लिया है। अब होने को तो पूरा ऑप्टिक जैसे बन गया, अब एसेसरी रचना में स्क्लेरोइड, कॉरोइड बनेगी, ये मेसेंकाइम सेल से बनती है। इसका अंदर विट्रस चैम्बर बनता है लेंस और रेटिना के बीच में, फिर ये कॉर्निया बनती है सबसे बाहर, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस चैम्बर, उसके अंदर एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है, और आँखों की पलकें बनती हैं, और लास्ट में फिर आँखों की जो पोजीशन है, रोटेशन है वो एस्टेब्लिश होती है। तो इस तरह ये कि ये नर्व सेल में डेवलपमेंट ऑफ आई, और टिपिकल टॉपिक है, और जहाँ तक मैंने कोशिश करी है इसको बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और फिर भी आप इस वीडियो को आप 3-4 बार आराम से आप ध्यान से सुनो, ध्यान से इसको देखो, और साथ में अपने नोट्स हैं वो बनाते जाओ। इस पूरे पेज का जो एक पेज में आप समरी बना लो, समरी आपके दिमाग में जब बैठ जाएगी तो उसका टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। और चूँकि ये डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है इसलिए डायग्राम आप याद रखो, और उसके बाद ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है याद करने की दृष्टि से, एक्सप्लेन करने की दृष्टि से। और अंत में एक बार मैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को हाईली थैंक यू, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।